नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 4 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के द हिंदू में। तो फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 9 लाख पेड़ को काटा जाएगा निकोबार प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इससे जो हानि होगी, चाहे इकोसिस्टम को हो, मैरीन सिस्टम को हो, या फिर वहां के ट्राइब्स जो हैं, तो वल्नरेबल स्पीसीज हैं, इन सभी को बहुत ज्यादा हानि होगी। ठीक है, क्योंकि वहां सारा कुछ पहली बार स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए और भी समस्याएं आएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वहां लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा। तो EIA का जो रिपोर्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, उसे कैसे नजरअंदाज किया गया है और NGT में जो कोर्ट में भी गया है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है जो हमारा, वो अभी भारत सरकार ने इंपोर्ट जो लैपटॉप और टैब का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसके विदेशों से इंपोर्ट को बैन कर दिया है, जिसमें मुख्य बात यह है कि आप बैग में कुछ भी ला जा सकते हैं। बैगेज पॉलिसी को चेंज नहीं किया गया है, इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट पॉलिसी में मेनली जैसे हम चाइना से ले आते हैं, ठीक है, चाइना से कुछ सामान ले आते हैं, बाद साउथ ईस्ट कंट्री से जितने भी हैं, थाईलैंड हो गया, वहां जाते हैं तो कुछ सामान लेके आ जाते हैं। जो बेचने के पर्पज से है, जो बिजनेस पर्पज से है, उन प्रोडक्ट को लाइसेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित सारा कुछ डिस्कस करेंगे अभी इस आर्टिकल में। अगला जो है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ है, तो अभी बोला जा रहा है अगर यूक्रेन क्रीमिया पर फिर से अपना अधिकार करता है तो रसिया न्यूक्लियर वार छेड़ सकता है। तो इसी के लिए राइटर कहते हैं कि पहले के समय में जब USA और रूस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, तो उस समय सिर्फ डेटरेंस दिया जाता था न्यूक्लियर का। ठीक है, कि मेरे पास भी न्यूक्लियर है, आपके पास भी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का डर, भय। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय परिस्थितियां बदल गई है। जैसे पाकिस्तान भी हमेशा बोलता रहता था इंडिया को कि मेरे पास न्यूक्लियर है, मैं जब चाहे जब न्यूक्लियर बम से हमला कर दूंगा। ठीक है, तो इसका डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई है। निरंतर जो कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो अपने न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो हमारे भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, कभी भी छोटी बात में भी न्यूक्लियर वार छिड़ सकता है। तो इसी के लिए राइटर बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे पूरे आर्टिकल में। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्राइवन मेडिसिन। इसमें मेनली होम्योपैथी की बात किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो एलोपैथी है, इसमें जो साक्ष्य होते हैं जितने भी, वो सब कुछ प्रूव होते हैं, सारे टेस्ट में प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन इसका जो एविडेंस है ये लेक होता है। एविडेंस का सही तरीके से हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए WTO इसको बहुत से बीमारियों में सही नहीं मानती है। परंतु भारत सरकार अभी आयुष के द्वारा इसको मुख्य धारा में लाना चाह रहा है, जिससे कि हम अपने यूनिवर्सल हेल्थ टारगेट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, समझे। तो इसमें जो मेन बात कही जा रही है, जो निकोबार प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया जाएगा अंडमान निकोबार क्षेत्र का ग्रेटर निकोबार एरिया में, तो वहां पे 9 लाख पेड़ों को काटा जाएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वहां पे प्रोजेक्ट में बहुत सी चीजें हैं जिसे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ग्रेट निकोबार में 9 लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाने की संभावना है। केंद्र की महत्वाकांक्षी 72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार परियोजना में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और 450 MVA गैस और सोलर ऊर्जा के निर्माण के लिए 8.5 लाख नहीं, बल्कि पहले जो बात हुई थी वो 8.5 लाख पेड़ काटने की बात हुई थी, लगी अभी वर्तमान समय में 9.64 लाख पेड़ काटी जा सकती है। ठीक है, गुरुवार को राज्यसभा में राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये आंकड़े बताए। ठीक है, ग्रेट निकोबार परियोजना जिसके 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन जंगल में, बहुत पुरानी जंगल है यहाँ पे, ठीक है, बनने की संभावना है, जो एक विशेषज्ञ समिति द्वारा
पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, लेकिन EIA का जो रिपोर्ट है उसे नजरअंदाज किया गया है। EIA का मतलब होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। अब एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं अंडमान निकोबार, क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसमें नॉर्थ में अंडमान है, ठीक है, और साउथ में निकोबार है, ठीक है। और जो सारा प्रोजेक्ट हमारा बनाया जा रहा है ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार के पास बनाया जा रहा है। ये बहुत ही स्ट्रेटजिकल एरिया है, जहां से भारत की जो सुरक्षा संबंधी स्थितियां हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है ये। जैसे कि हम इसमें बता सकते हैं कि जैसे म्यांमार के साथ 695 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद बैंकॉक के साथ 899 किलोमीटर की दूरी है, फुकेट के साथ 735 किलोमीटर की दूरी है, इंडोनेशिया के साथ जो हमारी दूरी है 540 किलोमीटर का। उसके यही क्षेत्र से चाइना में भी जाता है सारा, जितना भी बड़ा बड़ा जहाज होते हैं वो चाइना सी के लिए तो यहाँ से ही जाता है। तो इसलिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के दृष्टि से भी भारत के लिए। उसके बाद इस साइड में है बांग्लादेश, इसके लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकल क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी के लिए सरकार चाह रही है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का निर्माण हो, जिससे कि हम अब यहाँ की स्थितियों का नियंत्रण कर सकें। ग्रेट निकोबार, हालांकि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसे एनजीटी में चुनौती दी गई है, जिसके बाद उसने मंजूरी के पहलुओं को किस तरह से किस बेस पे मंजूरी दिया गया बिना ये सारी चीजें जांचे, तो इस पे जांच करने के लिए अप्रैल में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। जैसे आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी एक अन्य प्रमुख चिंता, यहाँ रहने वाले 2 आदिवासी समुदाय के अधिकारों और जीविका के संबंध में भी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे निकोबार में निकोबारी जो लगभग 1000 लोग मात्र रहते हैं, और शोम्पेन जो लगभग 200 मात्र आदिवासी समुदाय हैं, जिसे बचाए रखना हमारी संस्कृति को बचाए रखने की तरह है, ठीक है। तो इन निकोबारों में जो हजारों वर्षों से उनका घर है, ठीक है। तो शोम्पेन को एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का भी दर्जा दिया गया है, जिसे PVTG कहा जाता है, ठीक है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक शिकारी खानाबदोश समुदाय है जो जिंदा रहने के लिए द्वीप के जंगलों पर काफी ज्यादा निर्भर है। अगर हम 9.5 लाख पेड़ काट देंगे तो फिर इन जनजातियों का क्या होगा। EIA के मसौदे पर अपनी टिप्पणी में एक जो मुंबई के प्रोफेसर है अंधारिया और उनके सहयोगियों ने बताया था कि द्वीपों के पिछले 10 सालों में लगभग 444, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पिछले 10 वर्षों में 444 भूकंपों का सामना किया गया है इस द्वीप पे। तो यहाँ पे 72,000 करोड़ जो हम लोग लगाने वाले हैं, तो इसकी जांच भी करनी आवश्यक है कि पता चला कि 72,000 करोड़ लगा दिया और एक साथ हमारा सारा पानी में चला गया। तो ये भी सारी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ शुरू किए जा रहे हैं कंटेनर टर्मिनल की योजना पर भी पुनर्विचार करने जाने की जरूरत है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा फौना है इसकी भी सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लेदर बैक टर्टल है, जो यहाँ का स्थानीय जीव है, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध केकड़ा खाने वाला मकाओ, उसके बाद निकोबार ट्री थ्रू, ड्यूगोंग, निकोबार मेगापॉड, सरपेट ईगल, खारे पानी का मगरमच्छ, समुद्री कछुआ और रेटिकुलेटेड पाइथन, ये सब वहां के स्थानीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि लगभग 9601 जो स्पेसीज हैं वो यहाँ पे अफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट के कारण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये सारे जो मैनग्रोव्स हैं या हाई कोरल रीफ्स हैं और मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, ग्रेट निकोबार में बहुत तरह के एंडेमिक स्पीसीज रहते हैं, जैसे निकोबार मेगापॉड्स और निकोबार ट्री सॉल्स, ये सब जो ट्री हैं ये सब हमारे मैरीन के विरासत है, इसे संरक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसी में कहा जा रहा है कि जो हमारा EIA है, जो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके लिए कौन कौन से पिलर है। तो जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, सोशल इम्पैक्ट हो गया, हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ हो गया, इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड एयर हो गया, इम्पैक्ट ऑन वाटर हो गया, इम्पैक्ट ऑन कल्चर हो गया। ये सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है EIA का फैसला करने के लिए, ठीक है।
जो इन्वायरमेंट का असेसमेंट का जो हम फैसला करते हैं उसके इम्पैक्ट का, तो ये सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देख रहे हैं जो हमारा अगला आर्टिकल है, केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो लैपटॉप्स और टैबलेट को, ठीक है, बिजनेस पर्पसेस के लिए अगर हम विदेशों से, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, उसके बाद हांगकांग हो गया, उसके बाद सिंगापुर हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों से हम बिजनेस के लिए मान लीजिए 50 लैपटॉप लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए अभी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम विदेशों से अकेले आ रहे हैं तो बैगेज पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं किया गया है। मतलब कि मैं अपने लिए पर्सनली एक लैपटॉप ला सकता हूं, बशर्ते वो मैं उसका सील खोल के लाऊं, उसको बैग में लेके आऊं, ठीक है, तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसका एग्जाम्पशन किया गया है सरकार के द्वारा। और ये मेनली इसलिए किया गया है, क्या होता है कि विदेशों से जो हम सामान मंगा लेते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। मान लीजिए कोई सामान यहाँ पे 70 रुपए मिल रहा है और अगर 50 रुपए में लेके आ रहा है तो ये सामान नहीं बेचा जा सकेगा ना, ये कम बिकेगा। तो इसलिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट करता है तो इसमें बहुत ही समस्याएं होती है। अगर इंपोर्ट हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो $1 के बराबर 60 रुपए होता है तो $1 के बराबर 90 रुपए, मतलब कि हमारा जो रूपी हो गया वो डिवोल्यूशन हो जाता है, उसका कम हो जाता है उसका प्राइस, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो इम्पैक्ट किया गया है इमीडिएट इफेक्ट से, उसके कारण जो शॉर्ट टर्म में जितने भी जैसे डेल, एचपी और एप्पल जैसे टैबलेट जो हैं, लैपटॉप जो हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। और खासकर वे कंपनियां जो विदेशों से असेंबल करके मंगाती है वे भी अभी जो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। इसमें और एक रुख देखा जा रहा है कि जियो द्वारा एक जियो बुक लॉन्च किया जा रहा है 1 अगस्त से। तो आलोचककर्ताओं द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये जियो जो है अपने मार्केट से कंपटीटर को कम करने के लिए सरकार से ये पॉलिसी बनवाया है, ठीक है, जिससे कि उसका ये प्रोडक्ट मार्केट में चल सके। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इस कदम से विशेष रूप से डेल, एचपी, लेनोवो और एप्पल जैसे लैपटॉप ब्रांड्स की अल्पकालिक लैपटॉप उपलब्धता पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो विदेशों में असेंबली पर निर्भर रहते हैं। अधिसूचना में भारत में आयात और बिक्री के लिए अलग अलग उत्पादों की मंजूरी मिलने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ बैगेज के नियम मैंने अभी बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय, ठीक है, ये याद रखिएगा, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्रतिबंधों घोषणा करते हुए अपनी अधिसूचना में कहा कि उक्त प्रतिबंध बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा, ठीक है। यह दर्शाता है कि यात्री उन उत्पादों में से किसी एक को बिना जुर्माने पर लगाए गए विदेश से खरीद सकता है। विदेशों से अब भी ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे लैपटॉप। सरकार ने स्पष्ट किया कि हालांकि जब इन्हें व्यक्तिगत खरीदों द्वारा आयात किया जाता है तो आयात शुल्क और शिपिंग शुल्क इसे एक महंगी संभावना बना देती, क्योंकि उस देश में कर का भुगतान भी करना पड़ सकता है जहां से लैपटॉप खरीदा है, ठीक है। ऑनलाइन की बात कर रही है। अब वहां पे इम्पोर्ट का एक निश्चित शुल्क भी लगाया जा सकता है उस देश के द्वारा जहां से हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब एक और आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर सिग्नलिंग के बारे में कहा गया है कि जो इसमें राइटर कहते हैं कि जो पहले हमारा कोल्ड वॉर चलता था किसी भी कंट्री के साथ, चाहे यूएस हो, रशिया हो, तो उस समय जो हम लोग न्यूक्लियर पावर थे, चाहे दोनों के पास न्यूक्लियर है, तो ये सारे लोग यहाँ पे डर, भय बताते थे कि अगर हमसे युद्ध हुआ या संघर्ष हुआ तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर का यूज कर लेंगे। बस ये इनिशिएट नहीं करते थे, सिर्फ ये बातें करते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो अभी यूक्रेन का मुद्दा आ गया है और रूस का जो मुद्दा आ गया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हथियारों का यूज हुआ। तो ये भी संभावनाएं जताई जा रही है राइटर के द्वारा कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती है, खास के क्रीमिया के मुद्दे पे, ठीक है, क्रीमिया के मुद्दे पे अगर यूक्रेन अपना अधिकार जमाता है तो इधर से रूस जो है वो इस पर
न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसी की आशंकाएं जताई जा रही है कि पहले के समय में सिर्फ ये बातें अपने प्रभुत्व के लिए न्यूक्लियर का पावर बना जाता था, न्यूक्लियर का टेस्टिंग किया जाता था, न्यूक्लियर के क्षेत्र में अपने आप को विकास किया जाता था। लेकिन अभी स्थितियां खराब होती दिख रही है और विश्व के बहुत से देश न्यूक्लियर युद्ध करने के खतरे में भी पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम देखे थे कि यूएस अपना बस पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए ही जापान पे 2 न्यूक्लियर बम को गिराया था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी शामिल था। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी जापान में। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना ही हो। तो यहाँ पे एक और वर्डिक्ट कहा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण ही अभी परिस्थितियां बदल गई है और सारे देश जो हैं वो परमाणु शक्तियों को अपने बढ़ाने में और प्रबंधित करने में पुनर्जीवित हो गए, मतलब फिर से आगे बढ़ने लगे हैं। तो शीत युद्ध में उस समय ये कहा जाता था कि लोग शस्त्रागार रखते हैं लेकिन पहल करने की क्षमता नहीं होती है, न तो अमेरिका और न ही सोवियत संघ के पास। ठीक है, यह अहसास परमाणु निवारक सिद्धांत को आकार देने में महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास अभी का रिपोर्ट है 2023 का एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड जो है इन्वेंट्री, वो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद 5244 है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, रसिया के पास 5889 है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस के पास 290 है, इजराइल के पास 90 है, पाकिस्तान के पास 170 है, इंडिया के पास 164 है। उसके बाद चाइना अभी पीछे नहीं है, चाइना के पास 410 है और अभी निरंतर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ कोरिया भी 30 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंट्री बना चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो राइटर है उनको 2005 में इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, थॉमस सेलिंग। उनका ये विचार था, उनके लेखों में कहा गया 1960 से 1970 के दशक के दौरान परमाणु निरोध सोच को आकार दिया गया। इसके निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु हथियार उपयोग करने योग्य नहीं है लेकिन किसी अन्य परमाणु शक्ति के साथ युद्ध को रोकने के मामले में बहुत ही कारगर है। जैसे यूएस के पास है न्यूक्लियर, तो अगर रूस के पास भी न्यूक्लियर है तो वो कहेगा अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर है तो मेरे पास भी न्यूक्लियर है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका बढ़ चढ़कर इस पे हमला नहीं कर सकता है। जैसे अभी रूस के पास न्यूक्लियर था लेकिन यूक्रेन के पास न्यूक्लियर नहीं था, जिसके कारण यूक्रेन में बहुत ज्यादा क्षति हुई। तो स्पष्ट रूप से शेलिंग जो कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की स्थिति को देख रहे थे जिसमें कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं था। शेलिंग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि भले ही कोई भी उपयोग तर्कहीन था लेकिन रोकने के लिए, मतलब कि उपयोग का कोई बात ही नहीं था न्यूक्लियर में, लेकिन अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर होता तो उस समय क्या होता था कि वो एक भय रहता था दोनों देशों के साथ कि अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो परमाणु अटैक का झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में परिस्थितियां बदलती जा रही है, इसलिए राइटर कहते हैं कि इसको प्रयास किया जाए कि ये जो माहौल बनता जा रहा है लगातार, इसे सामान्य बनाया जाए और प्रयास किया जाए कि जो ये होड़ मचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा परमाणु के शक्तियों को विस्तार करने का, उसको एक नियंत्रण किया जाए। ठीक है, संतुलन दिया जाए। तो ये था इस आर्टिकल में। अब एक और आर्टिकल देख लेते हैं। इस आर्टिकल में मेनली कहा जाता है कि इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्राइवन मेडिसिन। इसमें मेनली होम्योपैथी की बात की जा रही है। होम्योपैथी के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी टेस्टिंग होती है, जो भी रिसर्च होते हैं, तो उसमें कभी भी होम्योपैथी जो है वो उनके टेस्टिंग खरा नहीं उतरते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आयुष का क्या मतलब है। इसमें भारत सरकार जो कह रहा है कि आयुष को मेडिसिन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। ठीक है, अब हर एक जगह मेडिसिन सेक्टर में इसका उपयोग को साकार बनाना है। तो इसी के लिए, क्योंकि जिससे हम जो हमारा यूनिवर्सल जो है हेल्थ कवरेज, इसका हम टारगेट को पूरा कर सकें। तो स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियां, जिसमें आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी विधि, सिद्ध, उसके बाद सोपारिकपा और होम्योपैथी आदि शामिल है आयुष में। ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली को सकारात्मक विशेषताएं अर्थात उनकी विविधता और लचीलापन, अभिगम्यता, सामर्थ्य,
आम जनता के लिए एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति, तुलनात्मक रूप से कम लागत और बढ़ते आर्थिक मूल्य में उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की काफी संभावना है, जिसकी हमारे लोगों के बड़े हिस्सों को जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी भी है। और यहाँ बात क्या हो रहा है ना, मेनली एलोपैथी की बात हो रही है। एलोपैथी का वर्चस्व जो है इसमें कहा जा रहा है कि ये उपनिवेशवादी है। ठीक है, मतलब कि जितने भी पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट राइट होते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज बनवा लेते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण जो होता है। आज भी मेडिसिन एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ही एसेंशियल सेक्टर है इंसान के लिए, ह्यूमन बींग्स के लाइफ के लिए, और उसमें भी उसके कंट्रोल जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज पे है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आयुष को भारत में बढ़ावा देने से ये जो एलोपैथी का जो वर्चस्व बढ़ा हुआ है, और इसके कारण एलोपैथी से वेस्टर्न कंट्रीज का जो कंट्रोल है, इससे हमें स्वतंत्रता मिलेगी और हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है होम्योपैथी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और उपनिवेशी मुक्ति, यही कहा जा रहा था। डीकोलोनाइजेशन मेडिसिन की विदेशी लोगों का ज्यादा कंट्रोल है, चाहे पेटेंट हो, चाहे बड़े बड़े जितने मेडिसिन उसके रेट तय करने के लिए। तो असंतुलन के कारण भारत चाह रहा है कि आयुष को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। औषधीय प्रणालियों को मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का हालिया प्रयास एक बहुलवादी दृष्टिकोण है, जिसके लिए प्रत्येक भाग लाने वाले प्रणाली को बुनियादी सुरक्षा, प्रभाविता और मानकों को पूरा करने की आवश्यकता है। होम्योपैथी इन मानकों पर खरी नहीं उतरती है, लेकिन उनके समर्थकों ने हाल ही में द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में इनकी खामियों को नजरअंदाज करते हुए मांग और उपनिवेशीकरण का हवाला देकर उनके उपयोग को बढ़ावा देने का तर्क किया। तो होम्योपैथी की प्रभावकारिता और सुरक्षा, तो होम्योपैथी के प्रभावकारिता पर साक्ष्य जो है अभी भी कमजोर है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एलोपैथी के जो पैटर्न है टेस्ट करने का, वो उनका अपना है। एलोपैथी कोई भी काम करता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, तो ऑर्थोपेडिशियन कहीं भी डायरेक्टली चेक करके ये नहीं बताया था कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो तरह तरह के टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। उसके बाद इन लोगों की मदद से एक सही आंकड़ा प्राप्त करने के बाद ही निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो होम्योपैथी होता है ये बहुत ही अलग तरीके से इसकी जांच की जाती है। तो पहले सावधानी पूर्वक आयोजित और अच्छी तरह से रिपोर्ट किए गए डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड नियंत्रित परीक्षण, उसके बाद नूर्नबर्ग सॉल्ट टेस्ट ने नोट किया कि होम्योपैथी ने जिन लक्षणों या परिवर्तनों को अपनी दवाओं के प्रभाव के रूप में देखने का दावा किया है, वे मात्र एक कल्पना है। ये एलोपैथी का वर्डिक्ट है। ठीक है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि पिछले 2 दशकों में 193 होम्योपैथिक परीक्षणों में से आधे से अधिक तो पंजीकृत ही नहीं थे। अपंजीकृत परीक्षणों ने प्रभावकारिता के कुछ सबूत दिखाए, लेकिन वे पंजीकृत परीक्षणों में नहीं थे। रिपोर्ट में पूर्वाग्रह और अन्य समस्याग्रस्त प्रथाएं भी थी, जिससे उत्पन्न साक्ष्य की वैधता और उसकी विश्वसनीयता पे संदेह होता है। ठीक है, तो इस पे WTO भी जो है वो जो होम्योपैथी है उसकी वैधता को चुनौती देता है। इसके अलावा WTO ने HIV, तपेदिक, मलेरिया के साथ साथ शिशु में फ्लू, दस्त के लिए होम्योपैथी उपचार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि उनके उपचार में इसका कोई स्थान नहीं है। साक्ष्य एकत्रित हो रहे हैं कि होम्योपैथी कैंसर के लिए भी काम नहीं करता है, और यहाँ पे ये लोग ये भी कह रहे हैं WTO की रिपोर्ट में कि ये काम तो नहीं करता है और उनकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ा देती है। ठीक है, जो भी बीमारी है उन्हें और बढ़ा देती है। तो चिकित्सा में बहुलवादी दृष्टिकोण को अपनाने से चिकित्सा को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिल सकती है। भारत में होम्योपैथी इससे असहमत है। ठीक है, भारत का जो है इनके रिपोर्ट से असहमत है। होम्योपैथी की शुरुआत 1839 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक JM, ये याद रखिएगा, होनिंगबर्ग, जो 3-4 महीने में जितने भी अपडेट्स आ रहा है ना करंट अफेयर्स, वो BPSC के PT के लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी जो मेंस होने वाला है UPSC का, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ये सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होम्योपैथी के समर्थक गांधी जी और टैगोर जैसे दिग्गजों के प्रशंसा पत्र पेश करते हैं, लेकिन गांधी जी के लेख का उल्लेख बहुत कम है।
हमें टैगोर की अनुकूल टिप्पणियों का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिला। इसीलिए बी उपनिवेशी मतलब कि ये जो डीकोलोनाइजेशन है उसको कम करने के लिए होम्योपैथी का समर्थन करने का एक कारण नहीं हो सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत का मार्ग साक्ष्य आधारित और नैतिकता संचालित चिकित्सा पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए होम्योपैथी को और बेहतर तरीके से जांचने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मानव जाति है उसके जीवन पर भी कोई दुष्परिणाम ना पड़े। ठीक है, अभी तो बहुत बेहतर काम करता ही है, जैसे अभी कोरोना के समय में भी काढ़ा का कॉन्सेप्ट आया, तो ये आयुष के द्वारा हिलाया गया और ये बहुत ज्यादा कारगर भी था। योगा को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया। अभी तो विदेशों में भी योगा बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी योगा को बहुत बेहतर तरीके से विस्तार करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम अपने जीवन में जो जीवन शैली है हमारा, उसमें ही हम इनकलकेट कर सकते हैं, उसमें जोड़ लेंगे ना, तो बहुत सी चीजें तो हमारी आसानी से हमारे बस अपने डेली लाइफ के रूटीन को चेंज करने से ही बदल जाती है, बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे इसी के लिए भारत सरकार आयुष को प्रमोट करना चाह रहा है, जिससे कि डीकोलोनाइजेशन जो जो उपनिवेशवादी दवाइयों पर नियंत्रण है उससे भारत को निजात मिल सके। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।